तो दोस्तों ये वीडियो बहुत ही शानदार वीडियो होने वाला है। इस वीडियो में आज के दिन की बड़ी खबरों को, धमाकेदार खबरों को हम कवर करने वाले हैं, जो कि हर निवेशक के लिए, स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट के लिए एक बहुत ही शानदार अपडेट है। साथ ही साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स को भी हम कवर करेंगे, ऐसी कंपनीज को हम कवर करेंगे जिनके स्टॉक प्राइस में काफ़ी क्रैश देखने को मिला है। उसके पीछे यहाँ पर कुछ बड़ी न्यूज़ है, उनको कवर करेंगे, समझेंगे रीज़न को और आगे की रणनीति भी डिस्कस करेंगे। और इसी के साथ कुछ ऐसे स्टॉक्स को भी हम टेक्निकल चार्ट पे देखने वाले हैं जो अच्छे नज़र आ रहे हैं, बाइंग अपॉर्चुनिटीज़ यहाँ पर नज़र आ रही है, तो उनको भी समझेंगे, देखेंगे। मेरी ओपिनियन, मेरी राय आपके साथ में साझा करूँगा। वीडियो को अंत तक देखिएगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं आज के दिन की सबसे बड़ी खबर, वो है दोस्तों क्वार्टर टू का जीडीपी नंबर आ चुका है। जी हाँ, तो 7.6% की ग्रोथ सितंबर क्वार्टर में हमको देखने को मिली है। इंडिया की जीडीपी 7.6% से ग्रो हुई है इस क्वार्टर में। जो पंडित लोग थे, विद्वान लोग थे, सब यहाँ पर अनुमान लगा रहे थे कि 6.8% की ग्रोथ होगी, लेकिन ग्रोथ आई है 7.6% की। इवन जो आरबीआई था, उसने यहाँ पर अनुमान लगाया था 6.5% के आसपास की हमको ग्रोथ देखने को मिलेगी, लेकिन सभी अनुमानों को ध्वस्त करते हुए 7.6% की ग्रोथ देखने को मिली और ऑलमोस्ट $4 ट्रिलियन की इकोनॉमी यहाँ पर हमारी हो चुकी है। $4 ट्रिलियन की जीडीपी हमारी हो चुकी है और ये यहाँ से ऐसा ही बढ़ता रहेगा, क्योंकि जो कंजम्पशन है हमारी इकोनॉमी में वो बहुत ही ज़बरदस्त है। तो आगे आने वाले सालों में हमको ये 5 ट्रिलियन, 8 ट्रिलियन, $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनती हुई देखने को मिलेगी। तो जो स्टॉक मार्केट पार्टिसिपेंट्स हैं और स्पेशली जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं, बने रहिए मार्केट में। आगे आने वाले समय में एक बहुत बड़ी वेल्थ क्रिएट हमको होती हुई देखने को मिलेगी। देखिए, रास्ता ज़रूर यहाँ पर थोड़ा सा वॉलेटाइल रहेगा, ऊपर नीचे मार्केट ज़रूर रहेगा। ट्रेजेक्ट्री ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ही होगी, वॉलेटिलिटी बीच में होंगी, लेकिन उस चीज़ों को अब्जॉर्ब करने के बाद ही हम यहाँ पर एक वेल्थ यहाँ पर बना पाएंगे, जो आगे लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग है उसका फ़ायदा हमको मिलता हुआ देखने को मिलेगा। तो जो भी यहाँ पर गिरावट होगी बिकॉज ऑफ नियर टर्म अनसर्टेनिटीज़ और जो इवेंट्स होंगे, उसकी गिरावट, उसकी वजह से जो गिरावट होगी वो एक अपॉर्चुनिटी होगी, ऐसा मुझे लगता है। तो आप डेफिनेटली मार्केट में बने रहिए, अच्छे क्वालिटी स्टॉक्स को, जहाँ पर अच्छे वैल्यूशन हो, उनको धीरे धीरे एक्यूमुलेट करते रहिए। अब यहाँ पर बात करते हैं आज की जो दूसरी न्यूज़ है, वो टाटा टेक्नोलॉजीज़ को लेकर है, जो आज टॉक ऑफ द टाउन यहाँ पर बनी रही पूरे दिन भर। क्या गजब की लिस्टिंग आज हमको यहाँ पर देखने को मिली। मतलब अगर एक लॉट भी किसी के पास आया होगा ना 15,000 का, तो उसके बन गए होंगे भैया 40,000। जी हाँ, तो 40,000, 160-170% का हमको गेन देखने को मिला है टाटा टेक्नोलॉजीज़ में। और अगर मैं लिस्टिंग गेन्स की बात करूँ तो बेस्ट आईपीओ लिस्टिंग गेन्स में आप देखेंगे तो टाटा टेक्नोलॉजीज़ अब थर्ड नंबर पे आ चुका है। और उससे पहले सिगाची इंडस्ट्रीज़ था, उसके बाद पारस डिफेंस था, अभी यहाँ पर टाटा टेक्नोलॉजीज़ देखने को मिल रहा है। लेटेंट, सालासार, एस्ट्रॉन, बर्गर, आईआरसीटीसी, देखिए काफ़ी सारे नाम आपको देखने को मिलेंगे जहाँ पर 100% से ज़्यादा हमको लिस्टिंग गेन देखने को मिला है। तो सबसे पहले तो जिनके भी आईपीओ अलॉट हुआ था उन सभी को बधाई, जिनके नहीं हुआ उनको क्या करना है, वो एक मेन यहाँ पर क्वेश्चन है जिसके बारे में हम यहाँ पर डिस्कशन करेंगे। तो देखिए, डेफिनेटली अच्छी लिस्टिंग हुई है, जिनके पास अलॉटमेंट आया है प्रॉफिट बुक कर सकते हैं पार्शियल, बाकी होल्ड कर सकते हैं, कंपनी अच्छी है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जिनके पास अलॉटमेंट नहीं आया है वो कहीं ना कहीं फोमो के शिकार हो रहे होंगे, यार सब तो साला 100%, 150% गेन बना रहे हैं और हमारे हाथ जो है कुछ ना लगा। तो क्या अभी यहाँ पर एकदम कूद जाना चाहिए मार्केट में, टाटा टेक्नोलॉजीज़ को खरीदना चाहिए? तो मेरा ओपिनियन है, मैं क्या कर रहा हूँ, मेरे पास भी अलॉटमेंट नहीं आया था, तो यहाँ पर मैं कुछ भी नहीं कर रहा हूँ भैया। हम शांति से बैठे हुए हैं, वेट करेंगे जब यहाँ पर सारी चीज़ें ठंडी हो जाएंगी, सब यहाँ पर शांत हो जाएगा, ये जो तूफान का माहौल है शांत हो जाएगा, तब सोचेंगे इसके बारे में। अभी यहाँ पर नहीं सोचना है। सबसे पहले तो आप देखिएगा कि आज तक जितनी भी इतनी भयंकर जो लिस्टिंग हुई है, सिगाची, पारस, लेटेंट, बर्गर, आईआरसीटीसी, हैप्पीएस्ट, एवेन्यू, तत्व, इंडिगो, आप जो नाम ले लीजिए, आप फिनोटेक्स केमिकल का भी नाम ले लेंगे, तो सब के जो लिस्टिंग अच्छी हुई थी, लेकिन उसके बाद सारे के सारे स्टॉक गिरे हैं, क्योंकि एक कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग आती हुई देखने को मिलती है। और जब वैल्यूशन इतने ज़्यादा हाई हो जाते हैं तो ये जो एक आप कह सकते हैं कि जस्टिफाइड वो चीज़ें नहीं रहती, तो वहाँ पर फिर करेक्शन आती है। तो जब करेक्शन आए, एक बेस फॉर्मेशन हो, तब हम यहाँ पर इसको बात करेंगे। अब देखिए, वैल्यूशन की बात करें टाटा टेक्नोलॉजीज़ की, तो आप देखिएगा कि 53,000 करोड़ का मार्केट इसका अब हो चुका है आफ्टर लिस्टिंग, पोस्ट लिस्टिंग। और प्राइस टू अर्निंग आप देखेंगे तो 85 का हो चुका है। जी हाँ, तो 85 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग रेशो अगर आप देखिएगा, तो अगर मैं इसका कंपैरिजन करूँ, कम जो इसके पीयर्स हैं, केपीआईटी, उसका भी इससे कम है। 84 टाइम्स प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल पे है, टाटा एलेक्सी 65 पे है और टाटा टेक्नोलॉजीज़ अभी 85 के पी पे है। तो बहुत महंगा हो चुका है।
और मार्जिन्स भी आप देखेंगे तो टाटा एल्क्सी से कम हैं, केपीआईटी के ऑलमोस्ट मार्जिन्स टाटा एल्क्सी से कम हैं, केपीआईटी से भी मार्जिन्स इसके कम हैं, आई थिंक 18% के आसपास हैं। और साथ ही साथ एक सबसे बड़ा रिस्क जो मैंने अभी कवर किया था पिछले वीडियो में भी, और जब मैंने आईपीओ के बारे में थोड़ी सी आपको ब्रीफ डिटेल दी थी, तो उसमें सबसे बड़ा रिस्क यही था कि यहाँ पर क्लाइंट कॉन्सेंट्रेशन है, और जिसकी न्यूज़ मैंने आपके साथ शेयर भी करी थी टाटा टेक्नोलॉजीज़ की, जहाँ पर एक इनका कस्टमर है जो ऑलमोस्ट मतलब आप उसकी जो है काफ़ी समस्याएं उसके बिज़नेस के साथ चल रही हैं। तो एक कस्टमर भी इनका अगर जाता है तो काफ़ी बड़ा नुकसान इनको हो सकता है, तो वो चीज़ भी समझने वाली है। इसलिए मेरे हिसाब से आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, टाटा एल्क्सी में सिर्फ शांति से बैठे रहिए, जिनका गेन बन रहा है बनने दीजिए, हो सकता है यहाँ से और ऊपर चला जाए, कोई बात नहीं भैया। वैल्यूएशन का हमेशा हमको रिस्पेक्ट करना है, फोमो का शिकार नहीं होना है। बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ है मार्केट में दूसरी, उनको देखिए, टाटा टेक्नोलॉजीज़ को भूल जाइए। जब गिरेगा, करेक्ट होगा, या फिर बहुत लंबा एक कंसोलिडेशन होगा, तब डेफिनेटली टाटा टेक्नोलॉजीज़ को फिर से देखेंगे। 85 टाइम्स पी पे कोई भी मुझे ऐसा नज़र नहीं आता कि यहाँ से ज़बरदस्त वेल्थ बन जाएगी, क्योंकि एक तरह से आप E R&D कंपनी तो है, E R&D कंपनी के वैल्यूएशन 85 टाइम्स पी पे तो आप देखेंगे तो बाहर की कंपनीज के भी नहीं है। तो वो चीज़ें, इसलिए इसको थोड़ा सा भी मेरे हिसाब से अवॉइड करना चाहिए। अब बात करते हैं आज के दिन की एक और बड़ी यहाँ पर चीज़, FIs की जो बाइंग है, देखिए 8,000 करोड़ के ऊपर देखने को मिल रही है, बहुत ज़बरदस्त बाइंग हमको देखने को मिल रही है। अब क्वेश्चन ज़रूर आ रहा होगा, यार इतनी भयंकर बाइंग आज कैसे हो गई, तो उसके पीछे रीज़न मैं आपको देना चाहूँगा। MSCI की दोस्तों आज यहाँ पर जो है हमको रीबैलेंसिंग देखने को मिली है नवंबर मंथ की। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर इंक्लूजन हुए हैं काफ़ी सारे, वेटेज में हमको चेंज होता हुआ देखने को मिला है। करीब करीब यहाँ पर 150 बिलियन डॉलर का इन्फ्लो आज मार्केट में आता हुआ देखने को मिला है, जिसकी वजह से आपको आज ये बड़ा नंबर देखने को मिल रहा है। और एक चीज़ और यहाँ पर आपको जानना ज़रूरी है कि आप देखेंगे तो निफ्टी में बहुत ज़बरदस्त तेज़ी नहीं है आज के दिन, ठीक है, हालांकि ग्रीन में ही क्लोज हुआ है, लेकिन मिड कैप और स्मॉल कैप में देखेंगे तो ऑलमोस्ट 1% के आसपास की तेज़ी है। तो मिड कैप स्मॉल कैप इंडेक्स में अच्छी बाइंग हुई है, यहाँ पर इन्फ्लो आया है। लेकिन आप देखेंगे तो निफ्टी में रिलायंस, ICICI बैंक, इन्फोसिस, HDFC बैंक, TCS, एक्सिस, भारती एयरटेल, हिंदुस्तान यूनिलीवर, लार्सन एंड टुब्रो, कोटक महिंद्रा, मारुति, ये सारे बड़े नाम, निफ्टी 50 के बड़े नाम, इनका वेटेज डाउन हुआ है। तो ये कहीं ना कहीं इसी वजह से थोड़ा निफ्टी भागा नहीं है, अदरवाइज निफ्टी भी भाग जाता। लेकिन ये मेरे को लगता है थोड़े टाइम तक प्रेशर में ही रहेंगे निफ्टी 50 के जो बड़े दिग्गज हैं। जब यहाँ पर FIs वापस आना शुरू होंगे, ठीक है, इंडेक्स में बाइंग जब आएगी ना, तब यहाँ पर ये सारे स्टॉक्स भागेंगे। तो आप ऐसा मत सोचिए कि सारे स्टॉक्स खराब हैं, थोड़ा वेट कीजिए, पेशेंस रखिए, ये सारे स्टॉक्स अच्छा रिटर्न देंगे। जो डबल डिजिट ग्रोथ है यहाँ पर आती हुई देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर स्मॉल कैप मिड कैप भाग रहे हैं, लेकिन ये हमेशा नहीं भागते रहेंगे, एक ना एक बार करेक्शन आएगी, उसके बाद हमको यहाँ पर बाइंग होती हुई देखने को मिलेगी और ये स्टॉक्स भागेंगे। तो इसलिए एक पोर्टफोलियो में आपका एसेट एलोकेशन होना प्रॉपर्ली बहुत ज़रूरी है। तो ये मैं आपके साथ बार बार शेयर करता हूँ, वापस से यहाँ पर हम इसको रिएट्रेट ज़रूर करेंगे। अब यहाँ पर चलते हैं स्टॉक पे। तो पहला आज का जो स्टॉक है वो है एथर इंडस्ट्रीज़। एथर इंडस्ट्रीज़ में आप देख ही रहे हैं पिछले 2 दिन से बहुत ज़बरदस्त गिरावट हो चुकी है, 13-14% की। अब गिरावट क्यों है, उसके पीछे रीज़न क्या है, सबसे पहले वो देखते हैं। तो इनके जो एक प्लांट में अभी फायर इंसिडेंट हुआ है, इनके एक मैन्युफैक्चरिंग साइट में एक फायर इंसिडेंट हमको होता हुआ देखने को मिला है। करीब 25 लोग यहाँ पर इंजर होते हुए हमको देखने को मिले हैं, हालांकि कोई कैजुअलिटीज़ नहीं है। तो ये सारी चीज़ें हैं, असेसमेंट यहाँ पर चल रहा है कि डैमेज कितना हुआ है, क्या हुआ है, इंश्योरेंस था या नहीं, वो भी चीज़ें देखनी पड़ेगी, क्या वो इंश्योरेंस में कवर होगी या नहीं, इम्पैक्ट कितना होगा प्रोडक्शन का, ये सारी चीज़ें, क्या है यहाँ पर स्ट्राइक यूनिट पे, ये सारी चीज़ें अभी हमको असेसमेंट अभी चल रहा है, ये देखने को मिलेंगी। लेकिन यहाँ पर इन्वेस्टर्स डेफिनेटली यहाँ पर सेलिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, और इसी की वजह से एथर इंडस्ट्रीज़ के स्टॉक में गिरावट हुई है। तो एथर इंडस्ट्रीज़ को पहले भी मैंने कई बार कवर किया, हालांकि बाइंग की एडवाइस कभी नहीं दी, क्योंकि वैल्यूएशन उस टाइम भी यहाँ पर जस्टिफाइड नहीं थे और आज भी मुझे जस्टिफाइड नहीं लग रहे। ये तो एक बहाना आप कह सकते हैं कि हो गया कि यहाँ पर जो है सेलिंग होती हुई देखने को मिली है, ऑलमोस्ट अपने IPO प्राइस के आसपास आ गया है। तो इसलिए लगातार हमने बोला था, जब वैल्यूएशन नहीं हो जस्टिफाइड तो भैया बाय करना से हमेशा बचना चाहिए। देखिए 2 दिन में गिरावट हुई है इंसिडेंट की वजह से, लेकिन टॉप से अगर आप देखें तो इंसिडेंट से पहले ही यहाँ पर स्टॉक काफ़ी गिर गया था, 30 से 25% की गिरावट हमको ऑलरेडी देखने को मिली थी। हालांकि ऐसा नहीं है कि कंपनी ख़राब है, अभी भी कहूँगा कंपनी ज़बरदस्त है, कंपनी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, कंपनी के रिजल्ट भी अच्छे आए हैं, सेल्स अच्छी ग्रोथ हुई है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन ऑलमोस्ट मेंटेन किए हैं, जो बॉटम लाइन ग्रोथ है वो भी 30% के आसपास है। तो अगर यहाँ पर 30% ग्रोथ नहीं आती है एक भी क्वार्टर में, तो स्टॉक यहाँ पर और गिर सकता है, तो ये आपको समझना होगा। तो इसलिए जब हाई वैल्यूएशन होते हैं
तो हर क्वार्टर में अच्छा परफॉर्म करना ज़रूरी है। एक क्वार्टर में भी डिसअपॉइंटमेंट हुई तो फिर काफ़ी पिटाई होती है स्टॉक की। तो एथर इंडस्ट्रीज़ में वही होता हुआ देखने को मिल रहा है। तो मुझे लगता है अभी ये जो स्टॉक है धीरे धीरे बाइंग रेंज में आ रहा है, 73 के पी पे है, अभी और करेक्शन हो सकती है, तो इसको रडार पे रखिए। इसमें भी बाइंग का जब मौका आएगा इसको भी कवर करेंगे। तो ये भी एक एक ज़रूरी अपडेट है आपके लिए। अब दूसरा एक स्टॉक है, कंपनी है यथार्थ हॉस्पिटल, जिसको हमने ब्रेकआउट स्टॉक्स में कवर किया था, लेकिन मेरा इसमें स्टॉप लॉस हिट हो गया क्योंकि यहाँ पर भी एक बड़ी गिरावट हमको कल के दिन देखने को मिली। और उसके पीछे रीज़न क्या था, अभी इन्होंने कुछ टाइम पहले एक लैंड एक्वायर की थी, इनफैक्ट सॉरी, यहाँ पर एक हॉस्पिटल एक्वायर किया था, ठीक है। उस हॉस्पिटल को एक्वायर करने के बाद अभी इनको जो एमपी में था ये हॉस्पिटल, तो एमपी गवर्नमेंट से इनको एक नोटिस आया कि यहाँ पर ये जो हॉस्पिटल है वो एक डिस्प्यूटेड लैंड पे बना हुआ है, तो गवर्नमेंट बोल रही है टू टेक ओवर द प्रीमाइसेस ऑफ द हॉस्पिटल। तो इसी वजह से स्टॉक में यहाँ पर हमको गिरावट देखने को मिली। एक बार इसमें अक्टूबर के आसपास आईटी रेड भी पड़ी थी, तब भी स्टॉक 7% तक गिरा था, लेकिन वो रेड यहाँ पर उसमें कुछ फाइंडिंग्स हमको देखने को नहीं मिली, तो इसकी वजह से यहाँ पर स्टॉक वापस से ऊपर चलना शुरू हुआ। लेकिन अब यहाँ पर ये थोड़ा सा ये जो चीज़ें हैं गवर्नमेंट की तरफ से हो रही हैं, तो कहीं न कहीं एक प्रेशर इसमें बना रहेगा। लेकिन देखिए इस सब के बाद भी क्या हुआ, मैं आपको बताना चाहूँगा। अगले दिन 29 नवंबर को यहाँ पर जो प्रमोटर्स हैं उन्होंने बाइंग करी। अजय कुमार त्यागी जो यहाँ पर प्रमोटर हैं, ठीक है, ही बिलोंग्स टू द प्रमोटर ग्रुप। उन्होंने करीब 50,000 शेयर यहाँ पर बाय किए, 0.06%। 29 तारीख की बात यहाँ पर हो रही है, आप देखिए 29 तारीख को। और उसके अगले दिन फिर से, यानी कि डेट ऑफ एक्विजिशन मैं आपको बताऊं 30/11 को फिर से इन्होंने 50,000 शेयर एक्वायर किया। तो 2 दिन में इन्होंने 1 लाख शेयर यहाँ पर बाय कर लिए। तो इनको अपने बिजनेस पे भरोसा है कि यहाँ पर ये जो डिस्प्यूट है ख़त्म होगा, रिजॉल्व होगा, उसके बाद फिर से हम अच्छा करेंगे। तो ये इस कंपनी पे आप ज़रूर नज़र रखिएगा, क्योंकि कंपनी जो है हॉस्पिटल सेक्टर में और अच्छी ग्रो हो रही है। आप देखिए इसकी ग्रोथ यहाँ पर, ग्रोथ देखिए आप इसकी, टॉप लाइन ग्रोथ, बॉटम लाइन ग्रोथ, रिटर्न इक्विटी काफ़ी ज़बरदस्त है। और यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी इंस्टीट्यूशंस के पास अच्छा माल देखने को मिलता है। कंपनी का कैश फ्लो भी ज़बरदस्त है, अच्छी तरीके से ग्रो हो रहा है, तो कंपनी अच्छी नज़र आती है। इस सेगमेंट में यथार्थ हॉस्पिटल भी है, एक रेनबो हॉस्पिटल भी है, रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर भी है, उसको भी मैंने थोड़े दिन पहले कवर किया था। लेकिन रेनबो के जब रिजल्ट आए तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंटेड था, क्योंकि मात्र मतलब 5-6% की ग्रोथ हमको यहाँ पर देखने को मिली, टॉप लाइन में बॉटम लाइन ग्रोथ नहीं थी। तो उस स्टॉक से मैं निकल गया था, क्योंकि मैं एक्सपेक्ट कर रहा था डबल डिजिट ग्रोथ का, तो मैं निकल गया था। लेकिन इस स्टॉक को डेफिनेटली आप पढ़िए, यहाँ पर क्या ग्रोथ रेट है, क्योंकि कंपनी की देखिए डेट फ्री है। सबसे पहले तो देखिए डेट फ्री कंपनी है। अभी हाल ही में आईपीओ आया था, आईपीओ जो आया था उसकी वजह उस आईपीओ जो प्रोसीड से उसको इन्होंने बोरिंग्स के रिपेमेंट में यूज़ लिया, और नए एक्विजिशन की फंडिंग के लिए भी यूज़ लेंगे, क्योंकि एक नया हॉस्पिटल भी है अभी खरीदने वाले हैं, जैसा कि मैनेजमेंट ने कहा है। एक और हॉस्पिटल ये 2024 में एंड होते होते एक्वायर कर लेंगे। करीब 800 करोड़ के आसपास का ही कैपेक्स कर रहे हैं अगले 3 साल में। अपनी बेड कैपेसिटी को ये डबल करने वाले हैं अगले 3 से 4 साल में। और अपने हाई एंड स्पेशलिटीज़ जो अपनी अपनी जो प्रोफाइल है इनकी, इंटरनेशनल पेशेंट्स काफ़ी है इनके पास। तो एक जो मेडिकल टूरिज्म का बिजनेस है ना, ये बहुत फलता फूलता मुझे लगता है यहाँ पर नज़र आएगा। आने वाले भविष्य में मेडिकल टूरिज्म एक बहुत बड़ा यहाँ पर अपॉर्चुनिटी हो सकती है हॉस्पिटल सेक्टर के लिए। तो आप डेफिनेटली हॉस्पिटल सेक्टर की अच्छी कंपनीज, एक नारायण हृदयालय भी है, यथार्थ है, ठीक है, साथ ही साथ यहाँ पर रेनबो चिल्ड्रन मेडिकेयर भी है। उस इन इन कंपनीज पे ज़रूर नज़र रखिए। और आपके पास कोई दूसरी कंपनी है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब यहाँ पर सबसे पहले हम यहाँ पर यथार्थ के टेक्निकल चार्ट पे बात कर लेते हैं। तो देखिए करीब 11-12% की गिरावट हुई, लेकिन 2 दिन में अच्छी यहाँ पर बाइंग प्रमोटर्स की तरफ से देखने को मिली, जो कि एक कॉन्फिडेंस डेवलप करता है। तो इस स्टॉक में आप यहाँ पर डेफिनेटली इस पर नज़र रखिए, डेवलपमेंट्स पे नज़र रखिए, क्या चलता है इस केस का, आगे क्या रिजोल्यूशन होता है या नहीं। तो इस स्टॉक पे ज़रूर नज़र रखिएगा। अच्छा यहाँ पर एक आईपीओ बेस बनता हुआ नज़र आ रहा है, और यहाँ पर एक ब्रेकआउट के बाद तेज़ी आ सकती है। अब सबसे पहले बात करते हैं पहली कंपनी की जहाँ पर अच्छी अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है, वो है कैम्स। जी हाँ, तो कैम्स को हमने अभी कुछ दिन पहले भी कवर किया था। एक ज़बरदस्त यहाँ पर बेस फॉर्मेशन के बाद ब्रेकआउट हुआ वीकली चार्ट पे ऊपर। ब्रेकआउट होने के बाद अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेकआउट होने के बाद कंसोलिडेशन हो रहा है, और इस कंसोलिडेशन में कैम्स को लॉन्ग टर्म के लिए बाय किया जा सकता है। तो इसको बाय ऑन डिप्स आप कर सकते हैं कैम्स को लॉन्ग टर्म के लिए कोर पोर्टफोलियो में। उसके बाद स्टॉक है इन्फोसिस। आईटी को नहीं भूलना है,
जी हाँ, तो आईटी को नहीं भूलना है। आईटी में भी आपको इन्फोसिस जैसी कंपनीज़ में अभी मुझे लग रहा है वैल्यूएशन अच्छे मिल रहे हैं, साथ ही साथ डिविडेंड यील्ड भी 2.5% के आसपास है और एक अच्छा यहाँ पर टेक्निकल सेटअप भी नज़र आ रहा है। अपने की मूविंग एवरेजेस के ऊपर स्टॉक ट्रेड कर रहा है। हो सकता है 1-2 क्वार्टर इश्यूज़ रहे आईटी में, लेकिन मुझे लगता है आईटी को हम यहाँ पर नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। आईटी आने वाले समय में ग्रो करेगा। एआई, जेन एआई, ये सारी चीज़ें लेवरेज करते हुए नज़र आएँगे हमारी आईटी कंपनीज़, और जितना ज़्यादा यहाँ पर देखिए डेवलपमेंट्स होंगे एआई में, जेन एआई में, चैट जीपीटी में, तो ये हमारी जो सर्विस कंपनी है मुझे लगता है डेफ़िनिटली जो जो भी चीज़ें आउटसोर्स होगी उन सभी को इस एआई और एआई से रिलेटेड जो भी चीज़ें आउटसोर्स होंगी, ये बड़ी कंपनीज़ यहाँ पर बड़े स्केल पे इनको कैटर कर सकती हैं और अपनी कैपेबिलिटीज़ को भी ये एआई साइड पे डेवलप कर रही हैं। इन्फोसिस ने भी अपना प्लेटफ़ॉर्म लॉन्च किया है। साथ ही साथ मिड कैप में एलटीआई ऑलरेडी पोर्टफोलियो में है, एलटीटीएस ठीक है, अभी टाटा टेक्नोलॉजीज़ भी आ गई लेकिन महँगी है, लेकिन एलटीटीएस सस्ती है, ठीक है। पर्सिस्टेंट जिसके पास है बने रहिए। छोटी कंपनीज़ में बिरलासॉफ्ट अच्छी नज़र आती है। यहाँ पर मेस्टेक अच्छी नज़र आती है, ठीक है। और भी कंपनीज़ हैं जैसे कोफोर्ज है, ठीक है, मिड कैप आईटी में, ये सारी कंपनीज़ हैं। इनको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करना है। हो सकता है 1-2 क्वार्टर इश्यूज़ रहें, लेकिन यहाँ पर मुझे लगता है अपॉर्च्युनिटी अच्छी है लॉन्ग टर्म के लिए। अब यहाँ पर जो नेक्स्ट कंपनी है वो है सारेगामा। ऑलमोस्ट मोनोपोली है, बिग है, मतलब इसकी जो लाइब्रेरी है, म्यूज़िक लाइब्रेरी सबसे बड़ी है और आप देखेंगे तो हर मूवीज़ में आजकल कहीं न कहीं इनके गाने आ ही रहे हैं। साथ ही साथ जो ये लाइसेंसिंग वाला बिज़नेस है मुझे लगता है यहाँ से और ग्रो करता रहेगा। अभी इन्होंने पॉकेट एसिस का एक्विजिशन किया है, वो इनको यहाँ पर एक और कैपेबिलिटी देगा। यहाँ पर रील्स वाला जो आजकल ये एक ट्रेंड चल रहा है, उसको ये यहाँ पर एड्रेस करते हुए नज़र आएँगे पॉकेट एसिस के थ्रू। और स्टॉक ऊपरी स्तरों से काफ़ी गिरा है, 550 से स्टॉक अभी 370 के आसपास चल रहा है। नीचे देखिए आप ये जो साइन देख रहे हैं ना, ये वॉल्यूम के जो टावर्स हैं, ये एक्यूमुलेशन का संकेत है। तो निचले लेवल पे एक्यूमुलेशन हो रहा है, लॉन्ग टर्म के लिए धीरे-धीरे आप इसमें एसआईपी वे में एक्यूमुलेट इसको कर सकते हैं। तो ये अच्छे स्टॉक्स हैं और ऑलमोस्ट अपने सेक्टर के लीडर स्टॉक्स हैं, आप इसको ज़रूर यहाँ पर कंसीडर कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपका ओपिनियन ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर।